अनुपमा जी के घर की खिचड़ी खुलने लगी। देविका चाची ने मौका देखकर कहा, अनुपमा बहन, सुना है तुम्हारे घर में पेंशन को लेकर बड़ी खींचातानी चल रही है। अनुपमा जी चुप रहीं। उन्हें पता था मोहल्ले में बात फैल चुकी है। नीलम ने बीच में बोलना चाहा, पर आलोक ने हाथ दबा दिया। कविता सबको नजरअंदाज करके बस सिर झुकाए बैठी रही। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में अनुपमा जी का घर है। उनके पति ओम प्रकाश जी रेलवे में क्लर्क थे। तीनों बेटों को पढ़ाया लिखाया और खुद दुनिया से कर्ज मुक्त विदा हुए। अब अनुपमा जी की पूरी गृहस्थी उन्हीं की पेंशन पर टिकी है। बड़ा बेटा आलोक बैंक में क्लर्क है। मंझला बेटा राहुल प्राइवेट कंपनी में है और छोटा बेटा महेश बेरोजगार है। तीनों की पत्नियां भी अलग अलग स्वभाव की हैं। आलोक की पत्नी नीलम पढ़ी लिखी मगर तेज स्वभाव वाली है। राहुल की पत्नी कविता मध्यम वर्गीय आदर्श बहू है, जबकि महेश की पत्नी रिया गांव से आई है। वो शहर में अभी भी खुद को अनफिट मानती है। तीनों बहुएं अपनी अपनी जरूरतों के लिए सासू माँ की पेंशन को ही सबसे आसान सहारा मानती हैं। पर अनुपमा जी को डर है कि कहीं ये पेंशन उनके जीते जी उनकी इज्जत को ही ना निगल जाए। सुबह के 5 बजे थे। अनुपमा जी ने अपनी चाय बनाते हुए खिड़की से झांका। उनके बड़े बेटे आलोक की बाइक खड़ी थी। उन्होंने मन में सोचा, रात को फिर देर से आया होगा। आलोक की पत्नी नीलम अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मंझले बेटे राहुल की पत्नी कविता चुपचाप रसोई में आ गई और बोली, माँ जी चाय बना दूं? नहीं बेटी, मैं बना चुकी हूँ, तू नाश्ता देख ले, आलोक और राहुल को ऑफिस भी जाना होगा। कविता ने मुस्कुराकर हामी भरी। उसे पता था कि उसकी जेठानी नीलम को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। तभी नीलम कमरे से निकली, बाल झटकते हुए सीधा रसोई में आई। कविता, तुम क्यों माँ जी के आगे पीछे लगी रहती हो? तुम्हें अपना भी तो कुछ देखना चाहिए। कविता ने कुछ कहना चाहा, मगर अनुपमा जी बीच में ही बोल पड़ी, नीलम, तू इतनी सुबह क्यों बिगड़ती है? सब मिलकर करेंगे तो ही घर चलेगा। घर या पेंशन, सबको पता है ना माँ जी, किसके हिस्से में कितना आता है। नीलम ने चुपके से ताना मारा। कविता ने आहत निगाहों से सास की तरफ देखा। अनुपमा जी को बड़ी बहू का ये ताना जहर सा लगा। उनका छोटा बेटा महेश देर से उठा, क्योंकि रात भर दोस्तों के साथ गली में ताश खेलता रहा था। रिया ने उसके लिए चाय बनाई। महेश तुम्हारे पापा की पेंशन से थोड़ा बचा के रखा है, महीने के राशन के लिए। महेश गुस्से में बोला, रिया, माँ से पैसे मांगना बंद कर दे, मैं खुद देख लूंगा। पर कैसे? तुम्हारे पास काम तो है नहीं, रिया ने धीमी आवाज में कहा। महेश ने कप पटक दिया। हर बार वही रोना। माँ की पेंशन है ना, उसे खर्च कर लो। रिया की आंखों में आंसू आ गए। अनुपमा जी दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी। उन्हें अपने बेटे की ये बेरुखी अंदर तक तोड़ गई। उन्होंने रिया को अपने पास बुलाया। बेटी, तू परेशान मत हो, जब तक मैं हूँ कोई कमी नहीं होने दूंगी। रिया फपक कर रो पड़ी। अनुपमा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसका दिल भारी हो गया था। अनुपमा जी को पेंशन अब बोझ लगने लगी थी। शाम मोहल्ले में बिजली चली गई थी। सब लोग बाहर बैठ गए थे। अनुपमा जी भी अपनी कुर्सी पर बैठी थी। पास में कविता पंखा झल रही थी। नीलम और रिया भी वहीं बैठ गई थी। पर नीलम का ध्यान मोहल्ले की औरतों से गप्पे मारने में था। गली की चाची देविका बोली, अनुपमा बहन, खूब चल रही है तुम्हारी पेंशन। तीनों बहुएं उसी पर पल रही हैं क्या? अनुपमा जी को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। कविता ने बात संभाली, चाची जी, माँ जी सबको एक जैसा मानती हैं। तो नीलम तुनक कर बोल पड़ी, सबको? कोई अपनी कमाई से कुछ करता नहीं, सब पेंशन पर ही बैठे हैं। देविका चाची ने कान में फुसफुसाकर अपनी सहेली को कहा, देखना, यही पेंशन एक दिन झगड़े की जड़ बनेगी। रात को जब सब अंदर आए तो नीलम ने ताने मारने शुरू कर दिए। कविता, तू क्यों माँ जी की वकालत करती है हर जगह? सबको पता चल गया कि किसका खर्चा कहाँ से चलता है। रिया चुपचाप सुन रही थी। वो जानती थी कि ये बात एक दिन बड़ा बवाल बन जाएगी। अनुपमा जी ने कमरे से सब सुन लिया। उनकी आंखों से नींद दूर हो गई थी। अगले दिन राहुल दफ्तर से थका हारा लौटा।
कविता ने खाने की थाली आगे रखी। राहुल जी, माँ जी कह रही थी कि इस बार बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया है। राहुल ने माथा पकड़ लिया। कविता, ऑफिस में तनख्वाह वैसे भी देर से आती है। आलोक भाई को बोलो थोड़ा हाथ बटाएं। कविता चुप हो गई क्योंकि वो जानती थी कि आलोक पहले ही ताने मारता है कि माँ जी की पेंशन से सब चलता है, वो अपनी तनख्वाह क्यों लगाए। आलोक अपने कमरे में बैठा बैंक के पेपर देख रहा था। नीलम वहीं खड़ी थी। आलोक, तुम्हारी माँ कब तक पेंशन से सबको पालेंगी? कह दो ना राहुल को थोड़ा किराया ही दे दिया करे। आलोक ने गुस्से में फाइल पटक दी। नीलम, सबको पता है कि पेंशन से घर चलता है, कोई अपना हिस्सा नहीं छोड़ता। महेश बेरोजगार बैठा अखबार पढ़ रहा था, पर उसे नौकरी ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अनुपमा जी वहीं आकर बैठ गई। महेश बेटा, तेरा कुछ नहीं हो रहा तो छोटी मोटी नौकरी ही पकड़ ले, पेंशन से कब तक? महेश झल्ला कर बोला, माँ आप तो बस पेंशन पेंशन करती रहती हैं, मुझे भी लोग सुनाते हैं मोहल्ले में। अनुपमा जी की आंखों में आंसू आ गए। पेंशन अब बोझ थी या सहारा, वो खुद तय नहीं कर पा रही थी। रात के 10 बजे थे। नीलम अपने कमरे में बैठी थी। आलोक टीवी देख रहा था। नीलम ने धीरे से कहा, सुनिए, अगर ये पेंशन नहीं होगी तो माँ जी को पता चलेगा कि किसकी औकात क्या है। सब हम पर निर्भर हैं। आलोक ने चौंक कर नीलम को देखा। क्या कह रही हो? माँ जी की पेंशन ना रहे तो घर कैसे चलेगा? नीलम ने होंठ दबाए। घर चले या ना चले, हम दोनों को क्या? हम तो कमा ही रहे हैं, राहुल भी देखेगा और महेश भी। सबको आदत लग गई है मुफ्तखोरी की। आलोक ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसके दिल में शक के बीज जरूर पड़ गए। उधर कविता ने रिया को अपनी रसोई में बुलाया। रिया, तुम परेशान मत हुआ करो, देखो हम दोनों अगर साथ रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। नीलम भाभी से दूर ही रहना। रिया सहम कर बोली, भाभी, मुझे तो माँ जी का ही डर है, वो कब तक ये सब सहेंगी। कविता ने रिया का हाथ थामा। माँ जी टूट जाएंगी अगर हमने उनका साथ छोड़ दिया। वो ही हैं जो इस घर को जोड़े हुए हैं। दोनों को नहीं पता था कि खिड़की से नीलम ये सारी बातें सुन रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो जानती थी कि अब घर में दो खेमे बन चुके हैं। अगले दिन अनुपमा जी बैंक से पेंशन लेकर लौटी। आलोक और राहुल और महेश तीनों बैठक में बैठे थे। बहुएं भी पास में ही बैठी थी। अनुपमा जी ने बैग से पैसे निकालकर सामने रखे। ये देखो, इस महीने इतने ही आए हैं। राशन, बिजली, पानी, दवा सब इसी से करना है। नीलम ने चुभता ताना मारा, सब या फिर महेश को जेब खर्चा भी इसी से मिलेगा। महेश ने गुस्से में नीलम को घूरा। भाभी, आप हमेशा मुझे ये क्यों सुनाती हैं? आप अपने पति से कहिए ना कुछ दे। आलोक बीच में बोल पड़ा। नीलम ठीक कह रही है माँ, आप ये पेंशन सब में बराबर बांट दीजिए, जिसे जो चाहिए वो खुद संभाले। अनुपमा जी हक्का बक्का रह गई। बेटा, घर ऐसे थोड़े चलता है, ये सब मिल बांट कर ही तो चलता है। राहुल ने भी धीरे से कहा, भाई सही कह रही हैं माँ जी, अब खर्चा बढ़ गया है, पेंशन से अकेले सब नहीं होगा। रिया को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। वो बोली, माँ जी की पेंशन कोई खजाना नहीं है, अगर आप लोग मिलकर कुछ नहीं करेंगे तो एक दिन भूखों मरना पड़ेगा। नीलम ठहाका लगाकर बोली, तो कौन सा तू या तेरा पति कुछ कर रहा है? रिया की आंखों में आंसू भर आए। अनुपमा जी ने सबको शांत कराने की कोशिश की, मगर अब बहुओं के बीच दरार साफ दिखने लगी थी। अगले हफ्ते मोहल्ले में चौपाल लगी थी। गली के बुजुर्ग, पड़ोसी और कुछ औरतें भी इकट्ठा थी। तभी बात शुरू हुई बिजली पानी से, मगर धीरे धीरे अनुपमा जी के घर की खिचड़ी भी खुलने लगी। देविका चाची ने मौका देखकर कहा, अनुपमा बहन, सुना है तुम्हारे घर में पेंशन को लेकर बड़ी खींचातानी चल रही है। अनुपमा जी चुप रहीं। उन्हें पता था मोहल्ले में बात फैल चुकी है। नीलम ने बीच में बोलना चाहा, पर आलोक ने हाथ दबा दिया। कविता सबको नजरअंदाज करके बस सिर झुकाए बैठी रही। वहीं पर बैठे बुजुर्ग पंडित जी बोले, अनुपमा बहन, बुढ़ापे में पेंशन तुम्हारे लिए सहारा है। बेटों को काम पर लगाओ, बहुएं भी समझदार बने। मोहल्ले में इस घर का मजाक मत बनवाओ। अनुपमा जी की आंखों से पानी बह निकला। पंडित जी, मेरी तो यही कोशिश है, पर क्या करूं, किसे समझाऊं? आलोक को ये सुनकर झुंझलाहट हुई। उसने कहा, पंडित जी, हम सब मेहनत कर रहे हैं, कोई भूखा नहीं बैठा। माँ को भी समझना होगा कि कब तक सब कुछ उन्हीं के पैसों से चलेगा।
ये सुनकर देविका चाची ने फिर तीर छोड़ा। फिर तो बहुओं के बीच में भी लड़ाई होगी, सबको बराबर हिस्सा चाहिए ना। अनुपमा जी को अपनी इज्जत खराब होते दिखी। वो खामोश रहीं, पर अंदर ही अंदर जैसे उनकी छाती फट रही थी। रात को पंचायत से लौटकर घर में सन्नाटा था। नीलम ने दरवाजा बंद करते ही आलोक से कहा, कह दिया ना सबके सामने, अम्मा जी समझ जाएंगी। पेंशन के नाम पर हमें भीख नहीं चाहिए। आलोक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो सही है या गलत। उधर राहुल कविता से लड़ने लगा। कविता, तू क्यों माँ जी के पक्ष में चुप बैठी रही? तुझे भी बोलना चाहिए था कि हमें भी दिक्कत है। कविता ने डबडबाई आंखों से कहा, मैं माँ जी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती राहुल जी, उन्होंने ही मुझे बेटी बनाया है। राहुल ने गुस्से में थाली फेंक दी। तू और तेरी सास दोनों को एक दिन सबक सिखाना पड़ेगा। रिया को ये सब सुनकर डर लग रहा था। उसने महेश से कहा, महेश कुछ तो करो, पेंशन के बिना कुछ नहीं बचेगा। महेश ने थका हुआ जवाब दिया, अब क्या करूं रिया, नौकरी मिलती ही नहीं। माँ से बोल दूंगा कि कुछ और सोचे। उधर अनुपमा जी अपने कमरे में बैठी पुरानी अलमारी में ओम प्रकाश जी की तस्वीर निहार रही थी। तुम होते ओम प्रकाश तो ये दिन ना देखना पड़ता। तभी बाहर से नीलम की आवाज आई, अब देखती हूँ माँ जी कब तक पेंशन से राज चलाती हैं। अनुपमा जी की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। उन्हें पता था कि उनके अपने ही उनकी छाया काटने लगे हैं। सुबह का वक्त था। अनुपमा जी ने जैसे ही पूजा खत्म की, बाहर बैठक में फिर वही बहस छिड़ी हुई थी। नीलम ने आज सीधा ऐलान कर दिया, माँ जी अब ये नहीं चलेगा कि सब आपसे पैसे मांगे। आप पेंशन मुझे दीजिए, मैं देखूंगी कैसे खर्च करना है। कविता ने बीच में टोका, नीलम भाभी ये माँ जी के पैसे हैं, वो खुद जानती हैं कहाँ क्या लगाना है। नीलम ने ताव में कहा, तुम बीच में मत बोलो कविता, तुम्हारा पति भी तो कभी पैसे नहीं देता, सबको पता है। कविता ने कुछ कहना चाहा तभी राहुल आ गया। उसने आते ही महेश को ललकारा, भाई जब रोज रोज पंचायत क्यों, कोई काम क्यों नहीं कर लेते महेश तुम भी? कब तक माँ जी की पेंशन पर बैठे रहोगे? महेश झल्ला कर खड़ा हुआ, भैया आप दोनों बड़े लोग हैं, आपकी बीबियां तो बहुत ही ज्यादा, कम से कम आप तो ताना मत मारे। रिया सहमी हुई खड़ी थी। अनुपमा जी ने सबको शांत कराने की कोशिश की, बस करो बेटा, घर में लड़ाई मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। नीलम हंसती, क्या संभालोगी माँ जी, मोहल्ले में तमाशा बन गया है, अब लोग हंसते हैं आप पर। अनुपमा जी ने पहली बार अपनी आवाज ऊंची की, नीलम जुबान संभाल कर बात कर, जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर मेरा है और मेरी पेंशन पर मेरा हक सबसे पहले है। पूरा घर सन्न रह गया। सबने पहली बार अनुपमा जी को इतने गुस्से में देखा था। उस रात अनुपमा जी ने सबको खाने पर बुलाया। सब हैरान थे, सुबह के झगड़े के बाद ये कौन सा नया तमाशा था। अनुपमा जी ने अपनी अलमारी से पुरानी फाइल निकाली और सबके सामने रख दी। ये देखो, ये तुम्हारे पापा की पेंशन के कागज हैं, जब तक मैं हूँ ये पैसे मैं खर्च करूंगी, कोई हिस्सा नहीं बांटा जाएगा। नीलम ने खींचकर कहा, और अगर आपको कुछ हो गया तो फिर कौन तय करेगा? अनुपमा जी ने नीलम की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो पेंशन बंद हो जाएगी, तब सबको अपनी औकात पता चल जाएगी। राहुल चुप था। कविता की आंखों से आंसू बह निकले। रिया ने धीरे से माँ जी का हाथ पकड़ा, माँ जी हम सब आपके साथ हैं। महेश सिर झुकाकर बैठा था। उसे पहली बार अपनी बेरोजगारी शर्मिंदगी लगने लगी। आलोक ने खामोश होकर नीलम को इशारा किया कि अब और कुछ मत बोलो। अनुपमा जी ने थाली खिसकाई, जिसे मेरा सहारा चाहिए उसे मेरे साथ रहना होगा, वरना सब अपने अपने रास्ते देख ले। उस रात पहली बार तीनों बहुएं चुपचाप अपने अपने कमरे में गईं। अनुपमा जी ने खिड़की से झांक कर आकाश देखा। ओम प्रकाश जी की तस्वीर उन्हें जैसे ताकत दे रही थी। रात भर नीलम सो नहीं पाई। आलोक ने उसे चुपचाप समझाने की कोशिश की थी, नीलम माँ जी जो कह रही हैं वो सही है, जब तक है वो पेंशन उन्हीं की है। नीलम ने चिढ़कर कहा, हाँ सही है, और हम मूर्ख बनकर बैठे रहें? आलोक तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? ये पेंशन है तभी आपको आराम है, वरना कोई महेश को काम पर लगाएगा, कविता को समझ में आएगा। सबको पेंशन चाहिए पर बोल कोई नहीं रहा। आलोक चुप हो गया।
उसे पता था नीलम की बात गलत नहीं है, मगर माँ से सीधे टकराना उसे ठीक नहीं लगा। अगले दिन नीलम ने मोहल्ले की चुगली करने वाली देविका चाची को बुलाया। चुपचाप रसोई में उसे चाय पिलाते हुए बोली, चाची जी आप ही कुछ करिए, माँ जी को कोई तो समझाइए कि बेटों में हिस्सा कर दे। ये सुनकर देविका चाची की तो बाखें खिल गईं। उसे गली में मसाला चाहिए ही था। उसने फुसफुसाकर कहा, ठीक है बहू, मैं सबको बुलवाऊंगी, फिर सबके सामने फैसला होगा। नीलम की चाल से बेखबर कविता और रिया आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी। रिया ने धीरे से कहा, भाभी, नीलम भाभी कुछ ना कुछ करने वाली है, मुझे डर लग रहा है। कविता ने चुपचाप रिया का हाथ पकड़ा। डरना मत रिया, हम माँ जी के साथ रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। नीलम भाभी मोहल्ले वालों को साथ लेंगी तो भी क्या, वो लोग माँ जी का क्या बिगाड़ेंगी। रिया की आंखें डबडबा गईं। भाभी, महेश तो कुछ करता नहीं, इसीलिए सब मुझसे ही कहते हैं कुछ तो कराओ। अब तो लगता है माँ जी का ही आसरा है। कविता ने रिया के सर पर हाथ रखा। रिया, माँ जी के बिना हम सब कुछ नहीं है। उनके होते हुए कोई हमें घर से नहीं निकाल सकता। शाम को देविका चाची ने पूरे मोहल्ले में डुगडुगी बजा दी। कल चौपाल में सब लोग आ जाना, अनुपमा बहन के घर का मामला निपटाया जाएगा। अनुपमा जी ने खिड़की से सुना तो उनका दिल धक से रह गया। उन्होंने ओम प्रकाश जी की तस्वीर उतारी और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, अब तू ही मेरी लाज रखना। अगली सुबह मोहल्ले की चौपाल फिर सजाई गई। पंडित जी, देविका चाची, कुछ और बुजुर्ग और गली की औरतें जमा हो गई। अनुपमा जी अपने तीनों बेटों और बहुओं को लेकर चौपाल में पहुंची। सबके दिल में घबराहट थी, मगर नीलम के चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। पंडित जी ने सभा शुरू की। अनुपमा बहन, ये क्या झगड़ा है पेंशन का? मोहल्ले में रोज तमाशा क्यों बन रहा है? अनुपमा जी ने धीमे स्वर में कहा, पंडित जी, ये मेरे पति की पेंशन है, मैं इसे पूरे घर के लिए संभालती आई हूँ, पर अब मेरे ही घर में इसे बांटने की बातें हो रही हैं। नीलम बीच में कूद पड़ी। हाँ, क्योंकि माँ जी इस पेंशन से महेश और रिया को पालती हैं। हम लोग भी तो इस घर में रहते हैं, हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। कविता ने तपाक से कहा, पंडित जी, माँ जी कोई गलत काम नहीं कर रही, ये उनका अधिकार है। अगर आलोक भैया और भाभी को दिक्कत है तो वो अलग रह सकते हैं। महेश ने सिर झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। पंडित जी ने गंभीर आवाज में कहा, आलोक बेटा, नीलम बहू पेंशन कोई जायदाद नहीं है जो हिस्सों में बांटी जाए। ये अनुपमा बहन की जरूरत है। जब तक वो है फैसला भी उनका ही होगा। देविका चाची ने भी बात बढ़ाई, लेकिन पंडित जी, बहुओं का भी तो हक बनता है। पंडित जी ने चुप करवा दिया। हक बनता है तो बेटों का बनता है, और बेटे तब तक हक जताएं जब माँ को कुछ ना दे पा रहे हों। पूरा मोहल्ला नीलम को घूर रहा था। उसकी चाल उल्टी पड़ती दिखने लगी थी। चौपाल खत्म होते होते अनुपमा जी ने सबको खड़ा किया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज मजबूत थी। पंडित जी, मेरे बच्चे मेरे लिए ही सब कुछ है, पर अगर ये पेंशन ही मेरी इज्जत को खा जाएगी तो मैं इसे ही छोड़ दूंगी। सब सन्न रह गए। आलोक ने घबरा कर कहा, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? अनुपमा जी ने अपनी पेंशन की फाइल पंडित जी को थमाई। आप ये बैंक में जमा कर दीजिए, और जो भी बचे वो मंदिर और गरीबों में बांट दीजिए। मैं अपने लिए अब बच्चों की मोहब्बत ही रखूंगी, पैसे नहीं। कविता और रिया रो पड़ी। माँ जी, ये क्या कर रही हैं? और महेश ने भी माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, मैं काम करूंगा, पेंशन मत छोड़ो। नीलम अवाक खड़ी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनुपमा जी इतना बड़ा फैसला कर लेंगी। पंडित जी ने अनुपमा जी के कंधे पर हाथ रखा। बहन, कोई जरूरत नहीं इसे छोड़ने की। बेटों को समझाओ, ये घर तुम्हारा है, ये पेंशन तुम्हारी है। अनुपमा जी ने आंसू पोंछे। नहीं पंडित जी, अगर ये पेंशन ही रिश्ते खा रही है तो मैं इसे नहीं रखूंगी। अब जो भी होगा मेरी मेहनत से होगा या भगवान से होगा। पूरा मोहल्ला चुप था, बहुएं भी चुप थी, और अनुपमा जी पहली बार अपने आंसू पोंछकर सीधी खड़ी थी। अगले दिन घर में सन्नाटा था। अनुपमा जी के फैसले ने सबकी नींद उड़ा दी थी। नीलम बड़बड़ाती घूम रही थी। क्या जरूरत थी इतना ड्रामा करने की? पेंशन छोड़ देंगी, फिर बैठे रहे सब भूखे। आलोक ने धीमी आवाज में कहा, नीलम अम्मा जी को कुछ मत कहो, सब देख चुके हैं।
अब अगर कुछ बोला तो मोहल्ला मुंह पर थूकेगा। नीलम ने गुस्से से मुंह फेर लिया। वो जान गई थी कि अब चाल उल्टी पड़ गई है। दूसरी तरफ राहुल ऑफिस से जल्दी लौटा। कविता ने डरते डरते कहा, सुनिए, माँ जी ने सच में बैंक से बात कर ली है। अब पेंशन से खर्चा नहीं चलेगा। राहुल ने थकी आवाज में कहा, तो अब मुझे ओवर टाइम करना होगा कविता। आलोक भैया कुछ देंगे नहीं। और महेश को देखो, वो भी हाथ पर हाथ रखे है। महेश ने ये बात सुनी तो पहली बार उसे अपनी हालत पर शर्म आई। वो अनुपमा जी के पास गया। माँ, मैं कल से चौक में मिठाई की दुकान पर काम करूंगा। छोटा काम होगा पर कुछ तो होगा। अनुपमा जी ने उसका माथा चूमा। बेटा, मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। तू कर, भगवान तेरे साथ है। रात को कविता और रिया आंगन में बैठी थी। कविता ने रिया से कहा, रिया, जो माँ जी ने किया वो बहुत बड़ा कदम था। वो हम बहुओं की लड़ाई से हार सकती थी, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। रिया की आंखों में आंसू थे। भाभी, सच कहूं तो मैं बहुत हीन महसूस करती थी। गांव से आई, शहर में किसी का कुछ पता नहीं, पर माँ जी ने ही सहारा दिया, वरना महेश तो बस। कविता ने उसके आंसू पोंछे। अब वक्त आ गया है कि हम भी माँ जी का सहारा बने। नीलम भाभी जैसी चालें हम नहीं चल सकते, पर सच्चाई से खड़े तो रह सकते हैं। इसी बीच नीलम दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसे एहसास हो गया था कि अब मोहल्ला भी उसके साथ नहीं और घर के भीतर भी वो अकेली पड़ रही है। रात को नीलम ने पहली बार आलोक से कहा, सुनिए, माँ जी से माफी मांग लेते हैं, मैंने शायद ज्यादा कर दिया। आलोक ने ठंडी सांस ली। जो किया वो सबने देखा, अब माफी से क्या होगा। माँ जी को चाहिए था बस हमारा साथ, पैसे नहीं। नीलम के दिल में पहली बार पछतावे की चुभन उठी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। 3 दिन बीत गए, लेकिन मोहल्ले में अभी भी वो किस्से लोग सुना रहे थे। अनुपमा जी घर में सबको बुलाकर बैठ गईं। आलोक, राहुल, महेश, तीनों बेटे और तीनों बहुएं उनके सामने बैठी थी। सबको लग रहा था अब कोई नया हुक्म निकलेगा। अनुपमा ने सीधे कहा, मैंने पेंशन छोड़ दी, अब घर चलेगा तुम्हारे दम पर। मैं अब किसी से एक पैसा नहीं मांगूंगी। जो देना है खुद से देना होगा। और एक शर्त सुन लो, अगर कोई भी बहू या बेटा मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा तो मैं उसे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। नीलम ने सिर झुका लिया। राहुल ने माँ की तरफ देखा। मम्मी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। महेश ने धीरे से कहा, माँ, मैं कल से दुकान पर जाने लगूंगा। दुकान वाले ने बोल दिया है। कविता ने कहा, मैं भी पड़ोस में सिलाई का काम देख रही हूँ माँ जी, घर बैठे बैठे अब नहीं चलेगा। रिया ने सहमते हुए कहा, मैं भी कुछ करूंगी माँ जी, अब आप चिंता मत कीजिए। अनुपमा जी की आंखों में एक चमक लौट आई थी। उन्हें पता था उनका डर काम कर गया था। अब घर में सबको अपनी औकात समझ आनी शुरू हो गई थी। रात को नीलम बहुत देर तक अपने कमरे में बैठी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनुपमा जी ने कैसे। वो सोच रही थी कि आलोक से क्या बोले। फिर हिम्मत करके वो अनुपमा जी के कमरे में पहुंची। अनुपमा खाट पर बैठी थी। ओम प्रकाश जी की तस्वीर के सामने दिया जल रहा था। नीलम ने हिचकते हुए कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। अनुपमा जी ने बिना देखे कहा, कह दे नीलम, क्या कहेगी। नीलम रो पड़ी, माँ जी, मैंने लालच में आकर बहुत कुछ उल्टा सीधा कर दिया, सबको आपके खिलाफ भड़काया। मैं माफी चाहती हूँ माँ जी। अनुपमा जी ने पहली बार नीलम को अपने पास बुलाकर उसके सिर पर हाथ रखा। नीलम, माफी मांगने से बड़ा कोई काम नहीं होता। तू बस याद रख, मैं माँ हूँ, मुझे पैसों से नहीं बच्चों की इज्जत से मतलब है। नीलम के आंसू अनुपमा जी के आंचल में गिरते चले गए। पहली बार उसे समझ आया कि असली सहारा पेंशन नहीं, सासू माँ ही थी। सुबह का वक्त था। महेश मिठाई की दुकान पर काम करके लौटा। सिर पर पसीना था मगर चेहरे पर संतोष भी। रिया दरवाजे पर ही खड़ी थी। महेश ने जेब से 100-100 के कुछ नोट निकाल कर उसे पकड़ाए। ये ले रिया, आज की पहली दिहाड़ी। थोड़ी कम है पर अब धीरे धीरे और होगा। रिया की आंखें भीग गईं। ये बहुत बड़ी है महेश, ये पेंशन के पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। महेश ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मा जी के सामने शर्मिंदगी नहीं लगेगी। आज पहली बार लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। रात को महेश ने अनुपमा जी के पैरों में बैठकर वो पैसे उनके हाथ में रखने चाहे। अनुपमा जी ने पैसे वापस कर दिए।
ये तेरे पसीने के हैं बेटा, इन्हें अपने बच्चों पर लगा, घर पर लगा, यही असली कमाई है। अब घर का माहौल भी थोड़ा बदलने लगा था। कविता पड़ोस में सिलाई का काम पकड़ लाई थी। 2 घरों की औरतें रोज कपड़े लेकर आने लगी। रिया भी उनके साथ धागा काटने बुनने में हाथ बटाती। कविता ने रिया से कहा, देख रिया, माँ जी ने हमें इज्जत दी, अब हमें इसे बचाए रखना है। थोड़े थोड़े पैसे ही सही, पर घर पेंशन के भरोसे नहीं रहेगा। रिया ने हंसकर कहा, भाभी अब लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। उधर नीलम भी चुपचाप किचन में कविता के पास आई। कविता, मैं भी कुछ मदद करूं? मुझे भी थोड़ा सिलाई सिखा दे। कविता ने चौंक कर उसे देखा, फिर हंस दी। आ जाओ भाभी, अब हम सब मिलकर काम करेंगे। माँ जी ने हमें एक कर दिया, अब हमारी बारी है कि उन्हें दिखाएं कि बहुएं भी घर जोड़ सकती हैं। आलोक, राहुल और महेश तीनों अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने में जुटे थे। अनुपमा जी दरवाजे पर बैठकर ये सब देखती तो ओम प्रकाश जी की तस्वीर को देख हौले से कहती, देख रहे हो ना ओम प्रकाश, अब सब अपने अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, यही मेरा सच्चा सहारा है। अब मोहल्ले में वही लोग जो पहले अनुपमा जी के घर का मजाक उड़ाते थे, वही अब तारीफ करने लगे थे। देविका चाची अपनी सहेली के पास बैठी थी। अरे भगवान, अनुपमा बहन के घर का माहौल ही बदल गया। बेटा मिठाई की दुकान में काम करता है, बहुएं सिलाई करती हैं। अब कोई पेंशन का झगड़ा नहीं सुनाई देता। उनकी सहेली ने भी हामी भरी, हाँ चाची, अब देखो ना, पहले रोज झगड़ा, रोज कुछ न कुछ होता ही था। अब सब अपने पैरों पर खड़े हैं। ये सब अनुपमा बहन की हिम्मत का कमाल है। देविका चाची को भीतर ही भीतर झेप हो रही थी। वही तो थी जिसने चुगली फैलाई थी। अब सब उल्टा उसी पर हंस रहे थे। इधर अनुपमा जी आंगन में बैठी थी। पड़ोस की 3 औरतें उनके पास आईं। अनुपमा बहन, अपनी बहुओं से कहिए ना, हमारी लड़कियों को भी थोड़ा काम सिखा दे, घर बैठे रोज का थोड़ा कमा लेंगी। अनुपमा जी की आंखों में चमक आ गई। क्यों नहीं, मेरी बहुएं अब सबको सिखाएंगी। सबको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अब घर में लड़ाई, सबका डर कहीं धूल छूट गया था। कविता और रिया की छोटी सी सिलाई अब गली में चर्चित हो गई थी। आसपास की लड़कियां उनके पास सीखने आने लगी। नीलम भी अब रसोई में सबसे पहले हाथ बटाती। उसके दिल में अब शर्म नहीं, गर्व था। एक दिन वो खुद अनुपमा जी के पास गई। माँ जी, अब मुझे भी लगता है कि मैं आप जैसी बन सकूंगी। जिसने सबको एक डोरी में बांध दिया, अनुपमा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नीलम बेटी, घर जोड़ना बस जुबान से नहीं होता, काम से होता है, प्यार से होता है। तू बदल गई, वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। रात को आलोक, राहुल और महेश तीनों अपनी माँ के कमरे में बैठे थे। अनुपमा जी ने उन्हें पास बुलाया। बेटा, मेरी पेंशन से ज्यादा कीमती है तुम्हारी मेहनत। आज तुम लोग सच में मेरे लिए ओम प्रकाश जैसे हो। मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया तुमने, महेश ने धीरे से कहा। माँ, अब कभी आपको किसी मोहल्ले वाले के आगे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, ये हमारा वादा है। कविता, रिया और नीलम तीनों दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि ये घर अब सिर्फ दीवारों से नहीं, भरोसे से जुड़ चुका है। एक दिन अनुपमा जी आंगन में बैठी थी। सामने तीनों बहुएं कुछ सिलाई कढ़ाई में लगी थी। महेश दुकान से लौटा, आलोक ऑफिस से आया और राहुल भी अपना काम खत्म करके बैठ गया। अनुपमा जी ने सबको पास बुलाया। मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। अब जब तुम सब अपने पैरों पर खड़े हो गए हो, तो मेरा भी एक सपना है। सब चौंक गए। कविता ने मुस्कुराकर पूछा, क्या सपना है माँ जी? अनुपमा जी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि अब हमारा घर ही नहीं, हमारी गली की दूसरी औरतें भी आत्मनिर्भर बने। मैं चाहती हूँ तुम तीनों बहुएं मिलकर मोहल्ले की लड़कियों के लिए छोटा सा सिलाई कढ़ाई केंद्र शुरू करो। जो मेरे पास कभी सहारा मांगने आती थी, अब वो अपने पैरों पर खड़ी हूँ। नीलम की आंखों में चमक थी। माँ जी, ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी सब सिखाऊंगी। गलती की थी पर अब भलाई से सब जोड़ूंगी। कविता और रिया ने भी हाँ में हाँ मिलाई। माँ जी, हम सब साथ हैं। अनुपमा जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। ओम प्रकाश, देख रहे हो ना, तुम्हारी बहुएं अब सच में मेरी बेटियां बन गई हैं। कुछ ही महीनों में अनुपमा जी के आंगन में छोटा सा मिलन केंद्र खुल गया, जहां मोहल्ले की लड़कियां और औरतें सीखने आती, चाय पीती और हंसी मजाक करती। आलोक, राहुल और महेश भी अपने अपने काम में जुटे रहते।
अब पेंशन का कोई जिक्र नहीं होता था। सबकी कमाई, सबका हाथ बटाना, यही इस घर का नया नियम बन गया था। देविका चाची एक दिन फिर आई। अनुपमा बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। जो घर पहले बदनाम था वो अब मोहल्ले के लिए आदर्श बन गया। अनुपमा जी ने हंसकर कहा, चाची, घर तो घर होता है, इसे जोड़ना भी और तोड़ना भी अपने हाथ में है। बस थोड़ी समझदारी और थोड़ा प्यार चाहिए। नीलम, कविता और रिया एक तरफ खड़ी सुन रही थी। तीनों की आंखों में गर्व और अपने रिश्ते को संभालने की नई ताकत थी। रात को अनुपमा जी अपनी खाट पर लेटी ओम प्रकाश जी की तस्वीर को निहार रही थी। देखो ओम प्रकाश, तुम्हारी पेंशन और तुम्हारे संस्कार दोनों बचा लिए। अब ये घर कभी टूटेगा नहीं। आंगन में तीनों बहुएं और तीनों बेटे चाय पीते हुए बातें कर रहे थे और दूर किसी कोने में मोहल्ले की चुगली भी अब तारीफ में बदल गई थी। पैसा कितना भी हो जाए, अगर घर में भरोसा, मेहनत और इज्जत का सहारा ना हो तो सब कुछ अधूरा रह जाता है। सास बहू के रिश्ते में लड़ाई नहीं, समझदारी ही सबसे बड़ा सहारा है। अनुपमा जी की पेंशन पूरी बैंक में जमा हो रही है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं है, क्योंकि अनुपमा जी ने सोच लिया था जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो किसी को नहीं बताएंगी कि आज भी उनकी पेंशन आ रही है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।